हम सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंचस्थ हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण, अटल गीत संध्या में उपस्थित सभी लखनऊ के महानुभाव और अटल गीत संध्या को जिनके द्वारा आगे बढ़ाया जाना है, ऐसे लोक कवि, एक प्रख्यात कवि श्री डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी चल रही है और कल अटल जी को जयंती का 100वां वर्ष उनका पूरा होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अटल जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, अटल जी की स्मृतियां न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए एक नई जीवंतता का प्रमाण है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बड़े ऐसे आयोजन अवश्य करती है और आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में 25 से 30 हजार युवा साथियों के साथ हमें केडी सिंह बाबू स्टेडियम के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ और सभी अटल जी की ही स्मृतियों को जीवंत कर रहे थे। इसके उपरांत अटल स्वास्थ्य मेला लगातार 5 वर्षों में 2019 से लेकर के 2023 तक, जिसके माध्यम से 50,000 से अधिक लखनऊ वासियों ने निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए परामर्श, दवा का उपचार, दिव्यांगजनों को उपकरण आदि प्राप्त हुए। ऐसे 50,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से अटल स्वास्थ्य मेले से अब तक लाभान्वित हुए हैं और आज और कल फिर अटल स्वास्थ्य मेला युवा नेता श्री नीरज सिंह जी के नेतृत्व में आयोजित हुआ है और अब यहां पे हमें इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जनपद में सुशासन पर निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता और नवोदित कवियों के लिए हर जनपद में एक मंच लगा हुआ है, जहां पर वे अपनी कविता पाठ, अटल जी की कविताओं को लेकर के काव्य पाठ कर सकते हैं। ये आयोजन लगातार चल रहे हैं। सुशासन को लेकर के हर एक स्तर पर गोष्ठियां चल रही हैं। कल के समारोह में पूरे प्रदेश भर में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का सम्मान होगा। अटल जी देश के अंदर सुशासन के एक मॉडल माने जाते हैं। एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी राजनीति कैसे होनी चाहिए, उसके प्रतीक माने जाते हैं।
6 दशकों का उनका राजनीतिक जीवन शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। बहनों और भाइयों, अटल जी जिस बात को लेकर के लगातार बात करते थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा कहते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ 6 दशक तक एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चलना, पक्ष विपक्ष की चिंता के बगैर देश और समाज के मूल्यों को लेकर के कार्य करना, देश के आने वाली समय के लिए मर्यादाओं का पालन हो, उन मूल्यों की रक्षा हो सके, इसके लिए खरीद फरोख्त की राजनीति से अलग रहते हुए सत्ता की परवाह के बगैर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानक और एक आदर्श प्रस्तुत करने का जो गौरव अटल जी ने प्रदान किया था, आज भी वह भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। विकास, अटल जी ने जो मॉडल दिए हैं, ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, अंत्योदय की परिकल्पना हो या देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के माध्यम, भारत की गरिमा और भारत के गौरव की रक्षा और भारत की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, इन सब के मॉडल देने के कार्य हों, वो उन्होंने किए, वे सब मानक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक कवि होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक राष्ट्रवादी विचारक होने के नाते, भारत माता के एक सच्चे सपूत होने के नाते, एक सच्चे संवेदनशील मानव के रूप में, महामानव के रूप में अटल जी के प्रति हर दल, हर व्यक्ति, हर भारतवासी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह उनकी कविताओं से भी झलकता है, जो अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। मुझे लगता है इस पंक्तियां बहुत कुछ कह देती हैं, बहुत कुछ कह देती हैं। राजनीति के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, वर्तमान की पीढ़ी के लिए उन लक्ष्मण रेखाओं के साथ चलने की एक नई प्रेरणा भी है। यह हमारा सौभाग्य है कि अटल शताब्दी महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हम आगे बढ़ा सकें। और आज लखनऊ के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, यह कार्यक्रम परंपरागत कार्यक्रम बन चुका है। अटल फाउंडेशन के द्वारा जो कार्यक्रम अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होता है, उनके जन्मतिथि पर भी और उनकी पुण्यतिथि पर भी आयोजन होते हैं। मैं इसके लिए फाउंडेशन के जो कन्वीनर हैं, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। सरदेव अटल जी को उनके स्मृतियों के लिए नमन करता हूं और अटल जी के कार्यों को, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को पूरे प्रभावी ढंग से लखनऊ में, प्रदेश के अंदर लागू करने में अपना निरंतर सकारात्मक सहयोग देने वाले आदरणीय रक्षा मंत्री जी को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि जयंती की पूर्व संध्या पर काव्य पाठ में यहां पर संबोधित कर रहे थे। लखनऊ में काव्य पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो लखनऊ से सीएम योगी यहां पर संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने बताया कि 6 दशक तक साफ सुथरी अटल जी ने राजनीति की, उनका जिक्र यहां पर किया, आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बने भारत की सुरक्षा का मानक तय किया। मेरे बहनों भाइयों, मेरे बहनों भाइयों, मैं लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से
आप सब ने मुझे सांसद चुना है। इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उनकी इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में क्या अपेक्षाएं थीं, लखनऊ को कैसा बनाना चाहते थे, उसकी अच्छी तरह मुझे जानकारी थी, क्योंकि उनके साथ मंत्रिमंडल में भी मैं काम कर चुका हूं। उनके रहते ही मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है। बराबर वह लखनऊ के संबंध में, लखनऊ के विकास के संबंध में व्यक्तिगत रूप से मुझसे चर्चा करते रहते थे। अटल जी क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी किस प्रकार की ख्याति थी, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर मुझे बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब ये सौभाग्यशाली मानते हैं अपने को कि अटल जी ने हमारे इस लखनऊ का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया और प्रधानमंत्री बने तो इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सांसद रहते हुए वे भारत का प्रधानमंत्री बने और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक उन्होंने ऊंचा किया है। बहुत सारी घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता, कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है। क्यों? तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे जो कि संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से 1 लाख के कुख्यात आरोपी धर्मवीर यादव को गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और बिहार एसटीएफ ने थाना बीटा 2 क्षेत्र से गिरफ्तारी की है। धर्मवीर यादव के खिलाफ अपहरण और हत्या की धाराओं में केस दर्ज है। आरोपी धर्मवीर यादव जेल से फरार हो गया था। बिहार पुलिस की आरोपी धर्मवीर की लंबे वक्त से तलाश थी। 2017 में खगड़िया की जेल में बंद धर्मवीर ने अपने सीने में दर्द की शिकायत कर अस्पताल जाने की योजना बनाई। अस्पताल ले जाने के दौरान धर्मवीर यादव फरार हो गया था। दिल्ली एनसीआर में नाम और पहचान बदल कर वो रह रहा था। थाना 126 के द्वारा एसएचओ और उनकी टीम द्वारा इनसे कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें से 3 तो लिंक्ड हैं जो दिल्ली से चुराई गई हैं, बुलंदशहर से चुराई गई हैं, और इसमें एक मोटरसाइकिल है जो 2016 में चुराई गई थी गुलावटी से। इस तरह से ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसको पकड़ा गया है और इसने ये बात स्वीकार की है कि 20 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें हमने चुराई हैं। बरेली में 10 साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हत्या के दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वारदात को 20 नवंबर 2014 को अंजाम दिया गया। मामला थाना बहेड़ी इलाके के भोजपुर गांव का है। रघुवीर सिंह ने अपने भतीजे मोनू उर्फ तेजपाल के साथ मिलकर अपने अविवाहित भाई चरण सिंह की 16 बीघा जमीन हड़पने के लिए वारदात को अंजाम दिया। पहले गोलियां मारी, उसके बाद गला काटकर धड़ और सिर को अलग अलग खाई में फेंक दिया। पुलिस ने मां के बयान के बाद रघुवीर उर्फ मोनू उर्फ तेजपाल को गिरफ्तार किया था। भोजपुर थाना बहेड़ी क्षेत्र का है। ये 20 नवंबर 2014 की घटना हुई है। ये जो मृतक था चरण सिंह, ये इसके मामा ने इसे गोद ले रखा था, तो उनकी कुछ ज़मीन थी और ये अविवाहित था। तो जिन्हें फांसी की सज़ा हुई है, रघुवीर सिंह और मोनू उर्फ तेजपाल, इन लोगों ने मिलकर, वो अपने मामा की समाधि से लौट के आ रहा था पूजा करके, इनने दोनों ने मिलकर पहले उसके 2 गोलियां मारी और फिर उसके भाई ने गला से गला काटकर उसकी निर्मम हत्या की थी। रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर। 27 मामलों में सेशन कोर्ट का आदेश आया। आजम से जुड़े 27 केस की एक साथ सुनवाई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आजम खान पर जमीन कब्जे का आरोप है। 27 किसानों ने दर्ज कराया था केस। सुनवाई के बाद अलग अलग आएगा फैसला। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में होगी सुनवाई। जमीन कब्जा कर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप है। साल 2019 में दर्ज हुए थे सभी केस।
लखनऊ में एक वकील के साथ मारपीट की गई। मामला मड़ियाव का है। पति पत्नी के झगड़े के मामले में पत्नी की ओर से पैरवी कर रहे वकील साहब। मुकदमे की तारीख से पहले वकील साहब अपने क्लाइंट के घर दस्तावेज लेने पहुंचे थे। वहां पर मौजूद क्लाइंट की सास, ननद और पति ने वकील साहब के साथ मारपीट की। इस दौरान वकील साहब की महिला क्लाइंट ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वकील साहब के साथ मारपीट हो गई। लखनऊ में पिछले दिनों हुई बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में 3 चोर बैंक की दीवार काटते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट ब्रांच में से इनमारी कार 47 लॉकर लूट लिए गए थे। मामले में पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर भी कर चुकी है। चोरी का माल बरामद किया जा चुका है। अंबेडकर नगर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप ने शफीक ने हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद धर्मांतरण कर शादी की। लड़की के पिता ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी शफीक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सम्मनपुर थाना क्षेत्र के लारपुर गांव का है। संभल में लोग खुद हटा रहे अतिक्रमण। प्रशासन के नोटिस के बाद अतिक्रमण हटा रहे हैं। खग्गूसराय में मंदिर के पास था अतिक्रमण। पड़ोस के मकान वाले खुद तोड़ रहे हैं मकान का छज्जा। तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खुद ही मकान का छज्जा वहां पर तोड़ रहे हैं। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खुद ही वहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। संभल हिंसा में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। आज 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 49 पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए हैं। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। संभल में आज सतयुगकालीन चतुर्मुख कूप मिला है। यह पूरा कुआं पत्थरों से बना हुआ है जो करीब 50 फीट गहरा है। पहले यह कुआं बंद था जिसे प्रशासन ने खुलवाया है। स्कंद पुराण के संभल महात्म्य के 7वें अध्याय में इस कुएं का वर्णन है। मान्यता है कि कुएं के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होता है। प्रशासन ने कूप को सुरक्षित कर लिया है। संभल के आलमसराय इलाके में चतुर्मुख कूप मिला है। प्रशासन लगातार तीर्थ स्थलों और कूपों को संरक्षित कर रहा है। उनके उद्धार का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल पर संज्ञान लेने के बाद ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम संभल के कैसे तीर्थ स्थल पर हैं? ये देवतीर्थ संख्या 11 चतुर्मुख कूप है। ये बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना कूप है और यहाँ के तीर्थ स्थलों के कूप में से ये एक माना जाता है। इस बोर्ड को देखिए, इस पर लिखा है दर्शन मात्रेण पापा नाम जायते क्षया। इसका मतलब यह इसके दर्शन करने से पाप का नाश होता है। तमाम सारी चीजें ये स्कंद पुराण में कही गई हैं। ये कूप क्षेत्र का नक्शा है जिसको नगर पालिका ने यहाँ पर लगवाया है। करीब 40 से 50 फीट ये गहरा कुआं है। तो इनको संरक्षण का काम हो रहा है। हम दिखाएंगे आपको। इसके पीछे ये पत्थर है। ये आम कुआं नहीं है। ये कुआं ईंटों से बना हुआ नहीं है। ये पत्थरों से बना हुआ कुआं है। इस कुएं को बनाया गया है और इसको अब संरक्षित किया गया है। ये यहाँ का तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थलों के अलावा देखिए, हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें इस कुएं की हैं जो पत्थरों से बना हुआ है। पहला कुआं यहाँ पर अब तक नजर आया है, बाकी ईंटों के कुएं थे। तो ये यहाँ का वास्तव में एक तीर्थ है जिसको प्रशासन ने संरक्षित किया है। इसके सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है और लगातार संभल में तीर्थ स्थलों और कूपों के लिए काम चल रहा है। प्रशासन काम कर रहा है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। संभल में एक और कुआं मिला है। सैकड़ों साल पुराने कुएं को मिट्टी और कूड़े से पाट दिया गया था। कुएं की खुदाई के लिए नगर पालिका के कर्मचारी पहुंचे तो 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने अपना रास्ता बताया तो दूसरे ने कहा कि यह उनकी आस्था का प्रतीक है। इसके बाद मौके पर पुलिस की मौजूदगी में कुएं की खुदाई शुरू की गई। पूरा मामला संभल कोतवाली के लाडम सराय का है। प्राचीन कुआं है। हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने इसका पानी पिया है और जो है इस कुएं का हिंदू रिवाज से पूजा पाठ भी होती थी। जैसे कि शादी होती थी तो लड़के की माँ टांग डाट कर बैठ जाती थी। लड़का कहता था माँ उठ जा, लाल बहू लेके आऊँगा। और लड़का पैदा होने पर भी इसकी पूजा पाठ होती थी। लेकिन दूसरे समाज द्वारा कुएं को पाट कर
समतल कर दिया गया था। हमने अधिकारियों को अवगत कराया था कि कुआं खुलवाया जाए। वहीं संभल में मिली बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी जारी रही। बावड़ी से आज भी मिट्टी निकाली गई। चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद से लगातार यहां पर साफ सफाई कराई जा रही है। दिन यहाँ खुदाई का है और चूंकि अभी तक तो जो इसके ऊपर की बात थी, ऊपर तो जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके मिट्टी हटा ली गई। अब नीचे आने पर अब वो चूंकि कंस्ट्रक्शन है तो वहां तो कोई जेसीबी चल नहीं सकती, जेसीबी चलेगी तो डैमेज हो सकता है। इसलिए मैनुअली जो है लेबर लगा करके फावड़े तसली से मलबे को निकाला जा रहा है और अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे इसको परत खुलता जाएगा कि कहां तक इसका एरिया है, क्या है। कुशीनगर में मस्जिद की जमीन पर दावा किया गया है। राजस्व विभाग ने मस्जिद की जमीन पर दावा किया है। राजस्व विभाग ने प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी है। सरकारी जमीन पर मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण पाया गया है। आटानगर में मदनी मस्जिद की जमीन का यह पूरा मामला है। अवैध तरीके से जमीन पर टीन शेड का निर्माण किया गया। मस्जिद के नक्शे से जुड़ी जांच की जा रही है। मदनी मस्जिद की जमीन और उसके निर्माण को लेकर चल रही जांच में राजस्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में राजस्व विभाग ने मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण सरकारी जमीन पर होने का दावा किया है। जौनपुर के शाही पुल के दीवार में काली माता मंदिर होने का दावा गंभीर होता जा रहा है। जौनपुर कोतवाली में हिंदू संगठन के लोगों ने पुल की दीवार खोले जाने की मांग की है। कोतवाली में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया है। शाही पुल की दीवार में माता काली की मूर्ति मिलने का हिंदुओं ने दावा किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि वाराणसी डिवीजन की रिपोर्ट मिलते ही मामले में कुछ कार्रवाई की जाएगी। पुल के नीचे एक स्थान है जिसके बारे में इन लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे माता जी का मंदिर है, उसे खुलवाया जाए। तो इस संबंध में पूर्व में एक प्रार्थना पत्र जो है पुराने नगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने आया था और उसकी जांच जो है संबंधित विभाग को दी गई। लेकिन इसे पुरातत्व विभाग ने ये कहा कि हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो इसलिए उसे पीडब्ल्यूडी को भेजा गया। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हमारे यहाँ से इसकी देखरेख नहीं होती है शाही पुल की, इसकी देखरेख वाराणसी डिवीज़न द्वारा किया जाता है। तो इस संबंध में वाराणसी डिवीज़न को जो है पत्र भेजा गया है और वहाँ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। वहाँ से जवाब प्राप्त ही होते ही जो है फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जानी है। संभल में बिजली चोरी मामले के बाद अब योगी सरकार फुल एक्शन में है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कमर कसी हुई है। निगम की ओर से बिजली चोरी को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में बिजली चोरी को लेकर अभियान है। मेरठ नगर क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया। यह अभियान लिसाड़ी गेट, तारापुरी, इस्लामाबाद, अहमदनगर और श्यामनगर मोहल्लों में सुबह 4 बजे से शुरू हुआ। इस अभियान में विद्युत विभाग की टीमें भी शामिल रहीं।